बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको दिल की गहराइयों से वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ख़वातीन और हज़रात, जैसे ही अगस्त के महीने का आगाज़ होता है, गो के पाकिस्तानियत के जब जज्बे की बात आती है, पेट्रियाटिज़म की स्पिरिट की जब बात आती है, तो सिर्फ अगस्त का महीना ही नहीं बल्कि हर लम्हा हर घड़ी हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कि हम एक आज़ाद मुल्क में, एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो यौम आज़ादी जैसे जैसे करीब आती है ना, तो पाकिस्तानियत के जज्बे में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। ख़वातीन और हज़रात, ये मुल्क धरती माँ, अब धरती माँ के साथ जो जज्बाती वाबस्तगी है, जो ताल्लुक़ है, जो मोहब्बत है, जो अटैचमेंट है, फिर माँ के साथ तो मोहब्बत का इजहार अल्फाज में नहीं किया जा सकता। इस धरती माँ ने जो हमें पूरी दुनिया में शनाख्त दी है, हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। और इस हवाले से कि इस मुल्क को कितनी स्ट्रगल के बाद और जो तहरीक पाकिस्तान में न जाने कितनी कितनी कुर्बानियाँ हमारे आबाओ अजदाद ने दी, और जवानों का, नौजवान नस्ल का जो एक बड़ा ख़ास अहम किरदार रहा है तहरीक पाकिस्तान में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सरबराही में, और इकबाल ने जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर फादर ऑफ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सरबराही में जिन जिन लोगों ने साथ दिया, हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम आबाओ अजदाद के। हम एहसानमंद हैं और हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते भी हैं, और ये ज़िम्मेदारियाँ अपने बच्चों को भी बताने और समझाने की ज़रूरत है। और ये हम किताबों के ज़रिए कर सकते हैं। किताबों में जो जो कुछ लिख दिया गया, हमारी हिस्ट्री की बात करते हैं, पाकिस्तान की तारीख़ की बात करते हैं, तो खुदारा ज़रूर अपने बच्चों में मुताले की आदत डालिए, रिसर्च की आदत डालिए। किताब के साथ दोस्ती की आदत को बहाल करना और दोस्ती और किताब के साथ मोहब्बत का जो ताल्लुक़ है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ख़वातीन और हज़रात, ये बात ज़रूर जान लीजिए कि कलम की ताकत सिर्फ सफ़ात नहीं बल्कि कौमों की तकदीर भी बदल देती है। ये हमारे जो बच्चे हैं, हमारे आने वाला कल हैं, तो इन बच्चों को इन कुर्बानियों का पता होना चाहिए जिसकी बदौलत हमें पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह मिला। ख़वातीन और हज़रात, आज के दिन आपकी मुलाकात, हम अपने जब सीनियर्स की बात करते हैं ना, तो अदब और एहतराम ऐसा होना चाहिए कि आपकी नज़रें झुक जाएं जब ऐसे सीनियर्स और मेंटर्स आपके सामने होते हैं। ये वो शख्सियात हैं। और अगर मैं पहली शख्सियत की बात करूं, तो मैंने जब अपने करियर का आगाज़ किया, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इनसे मुलाकात करने की। और इनकी कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की हद तक कायम है, बल्कि शाहिद नदीम साहब का नाम ही क्वालिटी की ज़मानत है। अल्लाह ताला ने शाहिद नदीम साहब को इतनी इज़्ज़त से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। जिन जिन बड़े ओहदों पे फाइज़ रहे, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के बड़े सरबराहान के ओहदों पे भी फाइज़ रहे, फिर अजोका थिएटर के बानियों में से। और अजोका थिएटर ने जिस उम्दगी के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पे भी की और नौजवानों को इंगेज किया, मैं कहती हूँ ये सारा सहरा शाहिद नदीम साहब को जाता है। फिर इनकी राइटिंग की बात करें, इनकी डायरेक्शन की बात करें, क्या क्या शाहकार पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की स्क्रीन की जीनत बने शाहिद नदीम साहब की बदौलत। सो लेट्स वेलकम बड़े एहतराम के साथ शाहिद नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जीती रहो। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं जब जब भी मुलाकात करती हूँ कुछ नई बातें जहन में आती हैं, और बल्कि हम 14 अगस्त की भी बात करें, आपका एक प्ले जो अब इंशाल्लाह ताला प्रेजेंट भी किया जाएगा स्टेज पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाले से, सब फिर उस पर हम बात करेंगे अभी इंशाल्लाह। अच्छा जी, सामने मौजूद हैं उस्ताद हैं जी, और टीचर्स का जो रुतबा है ना ख़वातीन और हज़रात, माँ बाप, माँ की बल्कि गोद जो है, और बाप भी, माँ बाप दोनों की जो गोद है, किसी भी बच्चे के लिए पहली दर्सगाह होती है। लेकिन उसके बाद उस्ताद का एक बड़ा अहम किरदार है बच्चे की शख्सियत को निखारने में, बनाने में। ये जो मेरी मेहमान शख्सियत हैं, इनसे जब जब भी मुलाकात होती है बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, राइटर भी हैं, शायरा भी हैं, नावल निगार भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमीदा शाहीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सामने मौजूद हैं ख़वातीन और हज़रात, मैंने और आप ये इस बात की आप गवाह हैं, जब जब डिसिप्लिन की बात आती है और पंक्चुअलिटी की, हामिद अली ख़ान साहब पे जो वो पंक्चुअलिटी है ना, ये उन हमारे सीनियर्स में से हैं कि जो वक्त की कदर करना जानते हैं,
जिन्होंने हमें सिखाया है, बताया है कि वक्त किसी के लिए नहीं थमता, हमें वक्त के साथ साथ चलना है। तो इसलिए वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए। ख़ान साहब को अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा कि अपने ख़ानदान की लेगेसी को तो आगे लेकर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक उम्दगी के साथ हर दौर में अपने आप को एक नए अंदाज से पेश करना, ये हुनर और आर्ट हामिद अली ख़ान साहब जानते हैं। और अपने बेटों की बड़ी उम्दा, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, बड़ी उम्दा तरबियत उन्होंने आजकल के दौर में मैं देखती हूँ। जब इनके तीनों बेटों को माशाल्लाह से तो हमेशा दुआएं निकलती हैं। और अब एक उस्ताद का दर्जा एक और अंदाज से NCA में भी पढ़ा रहे हैं। सो ये भी बातें जानेंगे। सो हमारे साथ मौजूद है उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। थैंक यू सो मच। वेलकम। वैसे के वैसे ही हैं। अच्छा। आप और शाहिद नद सर, आप कमाल है वैसे आपका तो सर, वैसे के वैसे ही। जैसे को तैसे। सर शाहिद नदीम साहब, now you have a, and let me sir say that you have a legacy. शाहिद नदीम एक नाम नहीं है, एक क्वालिटी की ज़मानत है और बड़ा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म आपने यंगस्टर्स को भी दिया। एंड देन व्हेन वी गो वे बैक, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के आप साथियों में से थे और हैं अब भी। आपकी शागिर्दी में कितने लोग हैं जो माशाल्लाह से अब काम भी कर रहे हैं, बट आपकी सर जो कंट्रीब्यूशन रही है उस पर बात करते हैं। देखिए जी, मेरा तो ये जवानी का पहला प्यार था PTV। उस ज़माने में एक बहुत इनकलाबी मीडियम था और बहुत इसकी पूरा मुल्क जो है वो ग्लूड टू देयर TV सेट जिनके पास होते थे। मैं mid-70s की बात कर रहा हूँ एंड लेटर ऑन। तो बहुत प्यार का रिश्ता है और बहुत कुछ सीखा हमने। तो हमें समुंदर में फेंक दिया गया और कहा कि सीखो। हाँ। क्योंकि उस ज़माने तक अब ट्रेनिंग के कोई अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नहीं थी। हम एक अर्लियर बैचेस में से थे यंग लोगों के। तो हमने फिर समुंदर में तैरना भी सीखा और फिर डुबकी लगाना भी सीखा और बहुत कुछ अचीव किया। आई एम वेरी हैप्पी कि एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए ट्रेड यूनियनिस्ट, एज ए मैनेजर जो कंट्रीब्यूशन हो सकती थी इस इदारे की बेहतरी के लिए वो की। और वो रिश्ता और वो एक पुरानी मोहब्बत से जो एक दिल में नरमी गुदाज सी फीलिंग होती है वो आज भी होती है। और जब मैं आता हूँ, ये हॉल है, यहाँ पर दिन से ज़्यादा रातें हम गुजारते थे। नाइट शिफ्ट्स होती थी हमारी रिकॉर्डिंग्स की और फिर एडिटिंग की। तो वो पूरा एक पिछले 40-45 बरस की वो एक पूरी कहानी जो है ना, वो एक फ्लैशबैक में नज़र आती है। आपकी तो आप बीती और ऑटोबायोग्राफी लोगों को कितनी जो है वो गाइडेंस। उन खान साहब की भी ऑटोबायोग्राफी। अच्छा जी, आप लोगों की खातिर तवाज़ो मेहमान भाई से रहमत होते हैं। नाजिश का तो मैं तारुफ कराना ही भूल गई। नाजिश अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या कुछ होने वाला है? जल्दी से डिशेस के नाम बता दें फिर जरा गुफ्तगू। आज मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ, ठीक है। उसके साथ मैं वेजिटेबल योगर्ट में रायता बनाऊंगी वेजिटेबल्स के साथ। ठीक है बिल्कुल से आप बनाना शुरू करें। थोड़ी देर में फिर आपसे किचन के सेगमेंट में भी मुलाकात होगी। सर से भी सवाल करेंगे, लेकिन मैडम आपसे ज़रूर बात करते हुए पाकिस्तान धरती माँ और बिलखसूस जो पाकिस्तानियत का, और करेक्ट मी जहाँ पे भी मेरी इस्लाह की ज़रूरत हो ऑब्वियसली, लेकिन पाकिस्तानियत का जो जज्बा है वो हम साल के एक दिन नहीं रख सकते 14 अगस्त। ये तो स्पिरिट जो, और बिलखसूस बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम है, इस मुल्क ने तो हमें क्या कुछ मैडम दिया है। बिल्कुल ऐसा है। मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान बनते देखा था, इसलिए यूँ समझिए कि जो मेरी नस्ल है उनको पाकिस्तान से मोहब्बत माँ की दूध के साथ उनकी रगों में दौड़ी है। तो हमने और हमारे असातिज़ा कराम भी वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए उसको परवान चढ़ते हुए देखा। तो पाकिस्तानियत जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये एक शऊरी भी है और लाशऊरी भी है मामला। कि लाशऊरी इस लिहाज से है कि अगर घर का माहौल ऐसा हो और इब्तदाई क्लासेस के असातिज़ा कराम जो है वो बच्चों के जहन में अपने मुल्क की मोहब्बत डालने की कोशिश करें, तो ये लाशऊरी हो जाता है। और जो लाशऊरी चीज़ें हैं वो ज़िंदगी भर साथ देती हैं। शऊरी तौर पे कुछ चीज़ें हम इख्तियार करते हैं, लेकिन वो वक्ती या मफादात के हुसूल के लिए या हमारी जॉब्स के लिए या जिस चीज़ के लिए भी, तो वक्त गुज़रने के साथ वो फिर हमारी तरजीहात तब्दील हो जाती हैं। इसलिए मैं इस चीज़ की हमेशा से कायल हूँ
کہ گھر کے ماحول میں جو کچھ بھی سکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد ابتدائی کلاسز میں جو کچھ بچے کے ذہن کے اندر نشو و نما پاتا ہے وہ دراصل اتنا اہم ہے کہ اس پہ ہمیں بہت فوکس کرنا چاہیے. ہمیں اپنی پرائمری ایجوکیشن کو, ہم بہت زیادہ یونیورسٹیاں پاکستان میں بہت ہو چکی ہیں, کالجز بھی, لیکن پرائمری کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اگر ہمیں وہ نسل چاہیے جو پاکستان سے محبت کرے اور جس کے رگوں کے اندر پاکستان کی محبت خون کی طرح دوڑے. تو ہمیں پرائمری لیول سے شروع کرنا ہوگا. بالکل صحیح. خان صاحب اب تو آپ بھی ماشاءاللہ سے آپ استاد تو ہیں ہی, لیکن این سی اے میں ینگسٹرز کے ساتھ, اور خان صاحب اسی کے ساتھ یہ بھی سوال کہ جو پھر پاکستانیت کا جذبہ ہے, آپ اس محبت کا اظہار ملی نغموں کے ذریعے کرتے ہیں, وہ کیفیت بھی بیان کرتے ہوئے. بڑی اچھا سوال ہے آپ کا. بالکل میرے بڑے بھائی استاد امانت علی خان, ان کے منہ سے بھی میں نے یہ بات سنی کہ ٹھیک ہے میں گائک ہوں, انہوں نے غزلیں بھی گائیں, فلم کے گانے بھی گائے اور کلاسیکل تو سنگر تھے ہی, لیکن ان کے میں نے منہ سے بات سنی ہے کہ میں جب ملی نغمے گاتا ہوں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ چلو میں اپنے گلے کے تھرو میں اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہوں. وہ بڑے اچھے لگتے تھے ان کو. بیٹھے ہوتے تھے, کوئی کمپوزیشن کرتے رہتے تھے, یہ چاند زمین, چاند میری زمین, پھول میرا وطن, اے وطن پیار, یہ سارے گائے انہوں نے بڑے شوق سے گاتے تھے وہ. اور پھر 65 کی جنگ میں مجھے یاد آئی بات, مورچوں میں جا کے گولیاں چل رہی ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ ترانے لائیو گا رہے ہیں. لائیو گائیں, دیکھیں نا, ہاں اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں سمجھتے ہوئے. اور جی بہت ان کو لگاؤ تھا اپنے ملک سے. مجھے ظاہر ہمارے پورے خاندان کو, ہمارے پورے خاندان کو پاکستان نے بہت عزت دی, ایسا ہی پٹیالہ گھرانے کو. دیکھیں ہم وہ فنکار ہیں کہ اپنے ملک کی, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جی وہ جی ہم یہاں قدر نہیں ہے, وہ نہیں, کبھی بھی نہیں ہم نے ایسی بات کی. ہماری قدر ہے, کیوں نہیں ہے. بڑا اب دیکھیں ہمارے پاس اعزاز اتنے ہیں, میرے پاس ستارہ امتیاز ہے, پرائڈ آف پرفارمنس ہے, میرے بھائیوں کے پاس تھے 5 پرائڈ آف پرفارمنس ہمارے گھر میں, ایسا ہی 2 ستارہ امتیاز, ایسا ہی ہے. تو یہ پاکستان نے دی ہیں. اور خان صاحب سب سے بڑا اعزاز, شاہد صاحب بھی اگری کریں گے, وہ عزت ہے, پیار ہے, اپنائیت ہے, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں میں راج کرتے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. تو خان صاحب جو پھر اب جو این سی اے میں آپ پڑھا رہے ہیں ینگسٹرز کے ساتھ, یہ ملک کا ہمارے اثاثہ ہیں ینگسٹرز, 50% سے زائد حصہ ہماری آبادی کا ینگسٹرز پر مشتمل ہے, یہ تجربہ کیسا ہے بتائیے. نہیں بڑا, میں خود بھی یہ چیز کو چاہ رہا تھا کہ اس وقت بہت ضرورت ہے میوزک کو نئی جنریشن میں پھیلانے کی, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ابھی تک ہے. جن بچوں کو شوق ہے وہ کر رہے ہیں کہ اس کی چلو کچھ نہیں, کوئی سنگر نہیں بن سکتے, کم از کم ان کے کام تو ٹیون کر دیں, وہ سننے کے قابل تو ہو جائے. اگر ان میں کوئی سنگر بنتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, گائک بنتے ہیں بڑی اچھی بات ہے. سننا بھی بہت بڑی چیز ہے. ایسے سننے کا بھی ایک طریقہ کار ہے, اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. تو یہ بالکل صحیح. سر ناؤ اجوکا تھیٹر ہیز اے لاٹ آف کنٹریبیوشن اینڈ آبویسلی جو اب آپ نے پلے لکھا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے, سر یہ اب اسٹیج پہ پاکستان میں کب پریزنٹ ہونے والا ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے. یہ اوریجنلی یہ چونکہ یہ سال قائد اعظم کی 150ویں جو سالگرہ ہے اس کا یہ سال ہے, اور اس موقع پہ ایک یو ایس بیسڈ پاکستانی گروپ نے مجھے ایک پلے لکھنے کو کہا تھا تاکہ دنیا میں قائد اعظم کی اصل شخصیت کو روشناس کرایا جائے. اس کے بارے میں بہت سارے متضاد اور نیگیٹو پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, بعض جو کمپیٹیٹیو لیڈرشپ ہے اس زمانے کی, اس کے ریفرنس سے. تو وہ میں نے دیکھا تو تھیٹر پلے, ایک بایوپک تھیٹر پلے موجود نہیں ہے کوئی قائد اعظم کے بارے میں. فلمیں ہیں, کتابیں ہیں, جو بھی ہے. تو وہ پھر میں نے یہ لکھا, اس پلے کا ٹائٹل ہے جے, جو ان کی وائف ان کو بلاتی تھی جے, رتی جناح. اور یہ ان کی پرسنل لائف اور پرسنل سٹرگل اور ان کی پولیٹیکل سٹرگل کو ملا کے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے, بجائے اس کے کہ ہم صرف ان کی پولیٹیکل اچیومنٹس یا لیگل جو اچیومنٹس ہیں ان پہ زور دیں, بلکہ وہ شخص کیسے تھے, باپ کیسے تھے, ہسبینڈ کیسے تھے, اور کس طرح کی فیملی کرائسس سے انہیں گزرنا پڑا اور اس سے وہ کامیابی سے نکلے. تو وہ پلے ابھی تو انگریزی میں ہے, لیکن اس کا اردو ورژن پہ ہم کام کر رہے ہیں,
اور ہم اس کی جو ایک ڈرمیٹک ریڈنگ تو انشاءاللہ سپٹمبر میں کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو فل پلے ہے اردو میں یا بائی لنگول وہ پھر ہم دسمبر میں کریں گے۔ ایکسلنٹ، اور میں ضرور آؤں گی اپنی ٹیم کے ساتھ فرنٹ رو پہ، بلکہ ہم تو جب کالج لائف میں اسکول لائف میں ہم تو سر وہ آڈیٹوریم میں سیڑھیوں پہ زمین پہ، اور سیڑھی آپ تو جس رو میں بیٹھیں گے وہ فرنٹ رو کہلائے گی۔ کیا بات ہے، آپ کا اپنا یہ تھا، آپ کا پیار سر۔ جب بھی میں نے سر کا انٹرویو کیا پروگرام کے بعد کہتی ہوں سر اوکے انٹرویو تو یہ مل جائے نا تو میں پورا دن پورا ہفتہ بڑی مغرور سی رہتی ہوں، مغرور نہیں لیکن جب ایسے بڑے لوگ آپ کو شاباشی دے دیں تو بڑا یو فیل سو گریٹ اینڈ ہیپی سر، اینڈ دین obviously پراؤڈ آف یو۔ بالکل، ہم نے تو آپ کا دیکھا ہے کیریئر، اور ماشاءاللہ چشمے بد دور۔ آپ کا پیار سر۔ سر ہم آپ ان ساتھیوں میں سے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے کہ جس طرح آپ نے کہا 70s کے دور سے، اینڈ دین پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک بھی تو سر، اینڈ ریڈیو پاکستان، یہ بھی مدر انسٹیٹیوٹس ہیں پی ٹی وی کی، اور پھر ساتھ ہی میں ریڈیو پاکستان کی بھی بات کرتے ہوئے جو کنٹریبیوشن رہی ہے بالخصوص پروگرامنگس کے حوالے سے، اب جس طرح 14 اگست بھی آنے والی ہے اور آزادی کے نغمے گیت گائے جا رہے ہیں، پروگرامنگس اس دور میں جبکہ ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا۔ دیکھیں جی، وہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، جو بھی بڑا نیشنل ایونٹ ہوتا تھا، چاہے وہ الیکشنز ہوں، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ یوم آزادی ہو، یا ایسے اور اہم تبدیلیاں آئیں، تو اس میں پی ٹی وی کا بہت اہم رول ہوتا تھا، ایک لوگوں تک ایک پیغام بھی پہنچانے کا، لوگوں کو حوصلہ دینے کا، امید دینے کا، تو بڑی ایک ذمہ داری تھی ہماری۔ پی ٹی وی کی طرف سے ایک جملہ بھی جو جاتا تھا ڈرامے میں، کامیڈی میں، نیوز میں، اس کا پورے ملک میں اس کی ریوربیشنز ہوتی تھی، تو بڑی ذمہ داری کا کام تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت سارے کرائسس میں پی ٹی وی ایک لوگوں کے گھروں کے اندر، کرفیو کا زمانہ ہے یا کچھ اور ایپیڈیمک ہے، کچھ ہے، تو یہ ایک واحد ان کا لنک ہوتا تھا ود دا ریسٹ آف دا سوسائٹی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہم نے ایک اہم رول ادا کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سوشلی رسپانسبل انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی کہ ہم پورے ملک کے عوام کے لیے ڈرامے تخلیق کرتے تھے، کامیڈی تخلیق کرتے تھے، اور اس میں چاہے وہ دور دراز کے مقامات ہوں، چھوٹے شہروں، بڑے شہروں، گاؤں ہو، یہ نہیں ہے کہ جہاں سے پروفٹ ملتا ہے اور جو آپ کی پروفٹ دینے والی کلاسز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، کارپوریٹ سیکٹر کے لیے، نیش مارکیٹ کے لیے نہیں تھا۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایسی چیز ہے جو اب دوسرے چینلز آئے ہیں، بہت ٹیکنیکلی بہت اچھا ان کا کوالٹی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز مسنگ ہے جو ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ ایک نیشنل ایک لیول پہ آپ اپنے لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں، اتنا امپورٹنٹ میڈیم ہے، تو اس میں کچھ خیال ہونا چاہیے اپنی ویلیوز کا، اپنے جو پرائیورٹیز ہیں نیشنل، وہ ذرا ہم نے مس آؤٹ کیا ہے، لیکن پی ٹی وی اپنی جگہ پر، پی ٹی وی کا جو کاروان ہے وہ جاری ہے الحمدللہ۔ سر وہ آپ کے تو تخلیق کردہ شاہکار جب اور اس پہ ہم پھر پرفارمنس کے بعد جب بریک کے بعد آئیں گے بات کریں گے، جنجال پورا بھائی اس دور میں لکھا گیا کہ جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا فیملی پلاننگ پہ بات کرنے کی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ بڑا کمال پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے سر کی زیر نگرانی کام کیا گیا۔ اچھا جی، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ استاد حامد علی خان صاحب موجود ہیں۔ دھرتی ماں سے اپنے عشق کا اظہار اپنے خاص انداز سے ایک ملی نغمے کی صورت میں کریں گے، اور یہ خان صاحب کی اپنی کمپوزیشن ہے۔ خان صاحب آ جائے گا بہت ساری کلیپ میں۔ جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے الحمدللہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور میں اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھ رہی ہوں کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے وہ مینٹورز موجود ہیں جن کو میری ایک دور میں خواہش ہوتی تھی ملنے کی، لیٹ اسائیڈ انٹرویو کرنا تو بڑی دور کی بات تھی۔ شاہد ندیم صاحب ان میں سے ایک ایسی شخصیت ہے ہمارے تو مینٹورز میں سے۔ سب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، قیمتی وقت نکالنے کے لیے، لیکن یہ جملہ اس لیے بھی کیونکہ آپ تو اپنے ہیں پی ٹی وی کے سر، آپ تو پی ٹی وی بنانے والوں میں سے ہیں، ایسا ہی ہے؟ اپنی قیمتی عمر دے چکے ہیں پی ٹی وی کو۔ ایسا ہی ہے، تو یہ جملہ پھر میرے خیال میں آپ کے لیے نہیں بنتا، آپ کا تو اپنا پی ٹی وی ہے۔ حمیدہ میڈم تھینک یو سو مچ، اور استاد حامد علی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب کے لیے بھی یہ جملہ اس لیے نہیں کیونکہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی تو سر آپ کے اپنے ہیں، لیکن اس وقت جو سامنے موجود ہیں، آئی آلویز ٹیک سو مچ پرائڈ ان انٹروڈیوسنگ ہر، سبات رفیق صاحبہ اگین ون آف آر مینٹورز، اور میڈم کی گفتگو میں جو شائستگی نظر آتی ہے اور جو نوجوان نسل سے کنیکٹ کرنے کا تعلق
برقرار رکھ کے قائم کرنا اور مضبوط کرنے کا ہنر میڈم جانتی ہیں. سو آج کے موقع پہ ان کے ساتھ اگر نشست نہ ہوتی تو پھر پروگرام کچھ نامکمل سا ہوتا. ہمارے ساتھ موجود ہے سبحات رفیق صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ میڈم, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. میڈم یہ ضرور بات کرتے ہوئے ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی یہ ذکر کیا اور ہمیشہ ہم آف ایئر بھی جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ بیرون ملک بھی پاکستان سے مقیم رہی ہیں, تو پاکستانیت کا جذبہ جو ہے بیرون ملک جا کے زیادہ اس کا احساس ہوتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے, کیونکہ بیرون ملک جا کے جو آپ کو اپنی مٹی کے ساتھ محبت ہے, جو اس مٹی کے ساتھ خوشبو کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ اسی مٹی کے گندھے ہوئے ہیں. تو ایک ایسا ہے کہ کوئی اگر پودا ہے وہ ایک خاص زمین کا ہے, اس کو کسی اور جگہ لگائیں تو وہاں وہ بڑا پیڑ بن ہی نہیں پاتا. تو بیرون ملک جو کچھ بھی آپ کو دستیاب ہو, ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے, ہر جہاں انسان کا رزق ہے. لیکن سچ بات ہے کہ پاکستان میں 2 نوالے زیادہ خوبصورت ہیں باہر کے بہت سے جو ہے نا پیٹ بھر کے کھانے سے. بالکل بالکل. میڈم جو نوجوان نسل کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے اپنے طریقے سے ہم دیکھتی ہیں, اور نوجوان اور تحریک پاکستان میں نوجوان نسل نے جس طریقے سے اس تحریک میں ایک اپنا حصہ ذمہ داری سمجھ کے حصہ ڈالا, آج کی نوجوان نسل کے بارے میں بات کرتے ہیں. میرے خیال میں آج کی نوجوان نسل کے پاس جو موقع اویلیبل ہے وہ پہلی جتنے بھی ہم لوگ وقت گزار چکے ہیں اس سے بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے دور میں آپ کو علم کو کھنگالنے کے لیے لائبریریز تک دسترس ہونی ضروری تھی, جو کہ پاکستان میں محدود تھی. تو باہر جا کے میرا تو وقت یہ ہوتا تھا کہ لائبریری مل جائے, کوئی آرٹ گیلری مل جائے. تو اب جو آپ کے پاس اے آئی سے یا انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی ہے دنیا بھر کی لائبریری سے, تو یہ نسل بڑی انفارمڈ نسل ہے. ان کے ہاتھ میں موجود ہے پوری دنیا کی لائبریریز. تو ان کے ساتھ کوئی آپ دروغ گوئی نہیں کر سکتے, کوئی فالس نیریٹو نہیں بنا سکتے. ان کے پاس لاجک بھی ہے, ان کے پاس ایکسیس ٹو نالج بھی ہے, اور ان کے پاس ہم سے بہت زیادہ کرٹیکل تھاٹ موجود ہے. کیونکہ ہمارے دور میں پوزیشن آف فیکٹس جو ہے اس کو تعلیم یافتہ سمجھتے تھے, اب پوزیشن آف فیکٹ تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. تو یہ نسل کے اندر جو مجھے نظر آتا ہے سوال پوچھنے کا جذبہ اور پرانے علم سے نئے علم نکالنے کی تہذیب, تو بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ یہ, اور یہ پاکستان کو بہت آگے لے کے جائیں گے. بالکل میڈم, یہ بھی اور آپ کا بھی ایک نوجوان نسل کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر آپ سے چند اشعار کی فرمائش بھی کرتے ہوئے, وہ تو گاہے بگاہے آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے آج کی اس نشست میں. میڈم کتاب کا جو ریسرچ ہے, ہمیں اپنے بچپن میں, مجھے تو یہ یاد ہے کہ ہم لائبریریز جایا کرتے تھے. اچھا جتنی پرانی سر کتاب ہوا کرتی تھی نا, اس کی خوشبو جیسے صفحہ پلٹتے تھے تو خوشبو کچھ اور ہوتی تھی, اپنی طرف کھینچتی تھی. تو آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت اچھی بات ہے, اے آئی کا دور ہے, بہت اچھی بات ہے, ایوری تھنگ جس طرح میڈم کہہ رہی ہیں, آئی ٹوٹلی اگری, از ون کلک اوے. لیکن لائبریریز اور کتاب دوستی کو تو نہیں ہم بھول سکتے. میڈم نے اس موضوع پہ کوزے میں دریا بند کر دیا ہے کہ جو نئی نسل کے تقاضے ہیں ان کے مطابق اس وقت لائبریریز جب اویلیبل ہیں ان کے کمپیوٹر پہ, تو ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت کتاب کا جو کاغذ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ڈسٹرب تو ہوا ہے, یقیناً ہوا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں, چاہے کسی بھی حوالے سے جڑے ہوئے ہیں. اچھا میڈم نے ابھی بیرون ملک کے حوالے سے ایک بات کی, تو مجھے ایک بہت مزیدار بات یاد آ گئی. ابھی چند دن پہلے میں جاپان گئی ہوئی تھی, تو مجھے میرے فگر اور فیچرز کے حوالے سے بچپن سے ایک کمنٹ سننے کو ملتا تھا کہ آپ جاپانی لگتی ہیں. تو وہاں جب میں گئی تو مجھے شوق تھا کہ میں ان کا ڈریس پہنوں. تو میں نے غور کیا کہ جب میں ان کا ڈریس پہن کر نکلتی تھی تو کوئی غور نہیں کرتا تھا. تو جیسے ہی میں شلوار قمیض میں نکلی تو مجھے ایک واضح فرق محسوس ہوا کہ جدھر بھی میں جاتی ہوں وہاں مطلب ایک خوش آمدید کہنے والی مسکراہٹ, ایک تعریف کا انداز. کہیں کسی مال میں بھی گئی ہوں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں, یہ ڈریس کس قسم کا ہے. تو بیرون ملک جا کر پاکستانی ہونا ایک فخر کی بات ہے. بالکل ایسے. تو شاعری کے حوالے سے مجھے بیشتر ممالک میں جانے کا موقع ملا. تو جاپان میں ایک تعلیمی ادارے میں مجھے بلایا گیا شاعری کے لیے. تو میں نے بہت غور کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جاپانی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو. تو میں نے سوچا کہ میں ایک غزل سنا دوں گی, ایک نظم سنا دوں گی.
اس کا فائدہ صرف میری ذات کو ہے. میں نے ان سے کہا کہ میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں اور میں پہلے لکھوں گی, آپ اس کو جاپانی میں ٹرانسلیٹ کیجئے. وہ جب میں نے لکھ کر ان کو دیا پاکستان کے بارے میں تھوڑی سی تاریخ, تھوڑا سا پاکستان کا جغرافیہ, اس کے پھل, اس کی فصلیں, معدنیات, یہ سب کچھ لکھ کر میں نے 2 صفحات ان کو دیے, تو وہ ان کو اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اس کو جاپانی میں ٹرانسلیٹ کر کے تو اپنے تمام طالب علموں میں تقسیم کیا. واہ. تو جو مجھے خوشی اور فخر محسوس ہوا کہ 2 گھنٹے کی میری جو ٹاک تھی اس میں وہ پاکستان کے بارے میں ہی سوالات کرتے رہے, اور اس میں جو غلط فہمیاں تھیں پاکستان کے بارے میں جو پوری دنیا میں شاید پھیلائی گئی ہیں, خواتین کے حوالے سے, لڑکیوں کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, تو وہ مجھے دور کرنے کا موقع ملا. مجھے اس بات کی بہت خوشی. بالکل. آپ سے چند اشعار کی بھی درخواست کرتے ہوئے پھر میں شاہد صاحب سے کچھ سوالات ہیں وہ کرنا چاہوں گی اس نشست میں. جی, میں پاکستان کے لیے ایک نظم ہے, آج پاکستان کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کے لیے ہر دعا لمحہ ہے. پاکستان کی بات ہوتی ہے. بالکل. ہرے درختوں کی خیر مولا, بلند شاخوں پہ گھونسلوں کے جڑاؤ, کھالوں میں بہتے پانی, ہواؤں کی پرسکون روانی کی خیر مولا. واہ. اناج کی دل فریب خوشبو کو, جھومتی لہلہاتی فصلوں کو, زندگی کی امان سائیں. صدا ہو چھتوں میں شہد مٹکوں میں, دودھ چاٹی میں چھاچھ سائیں. پھلوں کے رس اور مٹھاس پر بھی سلامتی ہو. میرے مہیمن تیرے کرم کو میں کیاریوں میں کھلے گلابوں کا واسطہ دوں کہ تتلیوں جیسی بیٹیوں کا. تجھے بتاؤں مگر نہیں تو تو جانتا ہے. تجھے بتاؤں مگر نہیں تو تو جانتا ہے, ہماری مٹی چنی گئی ہے. تجھے خبر ہے ہمارے پتلے بنا کے رکھے گئے ہیں کن آتشی پہاڑوں کی چوٹیوں پر. تو سائیں پھر اب صدائے کن دے, اور ان پرندوں کو زندہ کر جو ہماری مٹی میں مر گئے ہیں. بہت خوب, بہت خوب. اور خان صاحب سے بھی یہ ضرور بات, خان صاحب آپ کی شاہد ندیم صاحب سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی سر؟ جی میرے خیال میں ان کے ساتھ بڑا کام کیا, 70 کی میں شاید 70s میں, mid 70s, جب یہاں بہت بڑا کام کیا ہے. بالکل صحیح. شاہد صاحب تب بھی یہ ایسے ہی تھے, کیونکہ مجھے تو لگتا ہے پہلے دن سے ماشاءاللہ سے نہیں, اب پہلے سے جوان ہو گئے فن میں بھی اور ماشاءاللہ شباہت میں بھی, اس میں کوئی اور جن کے اتنے خوبصورت راگا بوائز ہو ان سے جوان کون ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہو, تربیت میں ان کا بڑا اہم کردار. سر شاہد صاحب ناؤ آپ کی ہم بات کرتے ہیں منو بھائی, اشفاق احمد صاحب, بانو قدسیہ صاحبہ, امجد اسلام امجد صاحب سر, میڈم نور جہاں, شہنشاہ غزل مہدی حسن خان صاحب, نصرت فتح علی خان صاحب, اور ابھی یہ فہرست ختم نہیں ہوگی, پروگرام ختم ہو جائے گا. کیا کیا دور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے ایک مدر انسٹیٹیوٹ ہونے کی حیثیت سے. اور پھر سر آپ کی رائٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں بطور لکھاری, اور یہ اس دور میں بالخصوص کہ جب آپ نے ہی ذکر کیا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک ایک واحد چینل, اور جو دکھایا جا رہا ہے لوگوں کے ذہن میں وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو رہا ہے, وہ ذمہ داری بیان سر کرتے ہوئے بطور لکھاری. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی وی, اس سے پہلے ریڈیو ہوتا تھا, اور اس کے بعد پی ٹی وی ایک مرکز تھا, محض کمیونیکیشن کا یا ایک ٹیلی کمیونیکیشنز کا مرکز نہیں, بلکہ انٹلیکچوئلز کا مرکز ہوتا تھا. یہیں پر بیٹھتے تھے بڑے بڑے نام جن کے آپ نے ذکر کیا, یہیں پر آئیڈیاز ڈسکس ہوتے تھے, یہیں پر اسکرپٹس تخلیق پاتے تھے. اس زمانے کے پروڈیوسرز بھی پھر ایسے ہوتے تھے جو ان سے انگیج کر سکتے تھے, جن کو اپنے معاشرے کی نبض پہ بھی ہاتھ ہوتا تھا. اسکرپٹ کے ایڈیٹرز ایسے لوگ ہوتے تھے جو اسکرپٹ کو سمجھتے تھے. تو وہ ایک انٹلیکچوئلز کا اور ایک ذہنی ارتقاء کا ایک بہت بڑا مرکز تھا پی ٹی وی, خاص طور پہ لاہور سینٹر, لیکن باقی سینٹرز بھی اسی طرح سے. تو یہیں سے ہمیں پھر انسپریشن ملتی تھی. اور مجھے جو کہ لکھنے کا شوق بھی تھا, جب پی ٹی وی میں جوائن کیا میں نے, تو وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ ایز پروڈیوسر اجازت نہیں تھی لکھنے کی. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی ہم کسی اور سے لکھوا کے اسی بات پہ خوش ہو جاتے تھے کہ چلیے ہماری چیز ہے, وہ نام کریڈٹ نہ بھی آیا ہو,
फिर ये होता था कि आप बस फ्री दे सकते थे अपना जो भी राइटिंग है। तो जंजालपुरा जिसका आपने जिक्र किया, तो मैं उस वक्त जनरल मैनेजर था लाहौर सेंटर का, बिल्कुल ऐसा लेकिन लिखने का तो मुझे बहुत शौक था, और वो मौजू ऐसा था जिस पे ऑलरेडी मैंने थिएटर प्ले किया हुआ था, ये पॉपुलेशन प्लानिंग का, जो तब भी बहुत बड़ा मसला था और आज तो बहुत ही संगीन पॉपुलेशन बॉम्ब जिसको हम कह रहे हैं। तो अब वो स्क्रिप्ट मेरा था, लेकिन एज जीएम मैं ये तो नहीं कह सकता था मुझे इसका मुआवजा भी दे। चुनाचे जंजालपुरा का मैंने एक पैसा नहीं लिया आज तक। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल फ्री, एक समझ ले मेरी कंट्रीब्यूशन थी सोसाइटी के लिए, बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। तो वो फिर चलता रहा। और वो आपकी बात दुरुस्त है कि जो आपने शुरू में कहा कि जब ये पेश हुआ इसका पायलट, जो कि पायलट पेश होते थे, जीएम्स कॉन्फ्रेंस होती थी, वहाँ सारे सेंटर्स के जीएम और जो प्रोग्राम के हेड होते थे हेडक्वार्टर्स में, वो उसको असेस करते थे। उन्होंने कहा ये तो प्राइम टाइम पे तो चल ही नहीं सकता। हाँ। ये ऐसा पॉपुलेशन प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, और उसके अंदर फैमिली प्लानिंग के सारे, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक था, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो आप शायद नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी जिक्र नहीं करते। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत इसका बैकलैश आएगा। तो मैंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, माई जॉब विल बी ऑन द लाइन, आई गारंटी यू कि हमारी सोसाइटी इसके लिए तैयार है, कोई बैकलैश नहीं होगा। हम ज़रा ज़्यादा अल्ट्रा कंजर्वेटिव हो रहे हैं, एक इशू है जिसको हमारी सर्वाइवल उसके ऊपर डिपेंड करती है। फिर ऐसा चला कि वो फिर बंद होने को नहीं आता था, लेकिन वो आज तक किसी न किसी शक्ल में पेश हो रहा होता है। और इसी स्टूडियो में जंजालपुरा रिकॉर्ड हुआ बिल्कुल, था। बिल्कुल यही दैट वेरी स्टूडियो। क्या मैडम आपको याद होगा जंजालपुरा, क्या कमाल शाहकार। सर मैं अगर गलत नहीं हूँ, मैं ऐसी नैयर एजाज साहब और नसीम विक्की और महमूद असलम साहब भी थे। महमूद असलम के यानी पहली एक जो बड़ी प्रेजेंस थी। हाँ। और नैयर एजाज भी कोयटा से बड़े मायूस होके आ गए थे लाहौर। हाँ। क्योंकि वहाँ पर और तरह के हालात थे। नसीम विक्की वाज ए न्यू कमर, सखावत नवाज वाज ए न्यू कमर। तो वो फिर नैयर एजाज के लिए तो मैंने फिर ऐड किया। तारिक जमील हमारे दोस्त मरहूम प्रोड्यूसर, बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि वी मस्ट हैव नैयर एजाज इन इट। तो जो ओरिजिनल प्ले था उसमें गुरु नहीं था, जो थिएटर के लिए जोका में मैंने किया, उसका नाम भी दिलचस्प था, जम जम जीवे जमनपुरा, जो थिएटर प्ले था। तो ये जब यहाँ हमने किया तो फिर नैयर एजाज का ख़ास तौर पे वो उनका कैरेक्टर ऐड किया और वो फिर बहुत ही हिट गया माशाल्लाह। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। आप सबकी इजाज़त से खासा मिली नगमा पेश करते हुए बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग आप देख रहे हैं और किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश मौजूद हैं। अभी तक खाना जो है वो तैयार हो चुका है, बस अब उधर से इधर तक आना है। ट्रैफिक में सर फंसा हुआ है, सिग्नल है ना, आपको पता है डेविस रोड पे रश होता है बहुत। मुझे कहना था कि वो रिंग रोड से आ जाते ख़वातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद है। कितनी खुशकिस्मती एक इंसान की इनफरादी सतह पे होती है कि वो तमाम अफराद जिनको आप अपने टीचर समझते हैं, मेंटोर समझते हैं, उनसे गुफ्तगू करने का और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। ये तमाम अफराद वही हैं। शाहिद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमीदा मैडम मौजूद हैं, सवाहत रफ़ीक साहिबा मौजूद हैं, उस्ताद हामिद अली खान साहब मौजूद हैं। और नाजिश प्लीज़ आज ही के प्रोग्राम में वहाँ से यहाँ तक दम लगना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपके सेगमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। सवाहत मैडम आपसे गुफ्तगू ज़रूर करते हुए, पाकिस्तानियत की हम जब जज्बे की बात करते हैं, और जिस तरह हमने पिछले सेगमेंट में भी बात की और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है मैडम, एआई का भी दौर है एंड ऑब्वियसली हर बदलते लम्हे के साथ आईटी की फील्ड में बिलखसूस टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है। सो वे टू कीप द बैलेंस रखना तवाज़ुन के साथ, और बच्चों की तरबियत में इन तमाम चीज़ों को इनकलकेट कैसे किया जा सकता है? आपने बहुत अच्छी बात की है सुंदस, क्योंकि हर चीज़ जिसका फ़ायदा है उसका नुकसान भी उसी तरह से है। और अच्छा माशरा तब बन सकता है जबकि माशरे में ये फ़हम हो, ये अदराक हो कि इसका अच्छा और मौसर इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो एक जो मेरी अपने यूथ से रिक्वेस्ट होगी, और ख़ास तौर पे हमारा आज़ादी का महीना है, तो वो ये रिक्वेस्ट है कि AI is only as intelligent as the input in it. Agreed. तो अभी इस इंजन में बाहर के लोगों की इल्म जा रहे हैं, तो इस यूथ को ये चैलेंज लेना चाहिए कि जो अलूम हमारे हैं वो भी AI में उसी तरह शामिल हों, क्योंकि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है।
भरी पड़ी हैं। हमारे पास मुल्क में इस कदर कीमती लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं जिनको किसी ने देखा नहीं, दयाल सिंह कॉलेज की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, उनमें किताबों को गर्द लग रहा है। हमारे अपने किले के अंदर आर्काइव्स हैं, वो भी चले थोड़े बहुत रिस्टोर हुए। तो इस दौर में जो सबसे अहम कौमी खिदमत ये बच्चे कर सकते हैं वो ये है कि हमारा नैरेटिव भी इसी तरह रकम हो जाए AI के प्लेटफॉर्म्स में और हम पीछे ना रह जाएं। ये ना हो कि आज से 100 साल बाद अगर कोई क्रूसेड्स के बारे में सवाल पूछे तो नैरेटिव किसी और का हो, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड मुमकिन है कि ज़्यादातर जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है उसका ज़रिया चेंज हो जाए। आपने और हमने देखा, हमने तो वो टेप भी देखी हुई जिस पे गाने होते थे, बिल्कुल ऐसा ही फिर है। CD भी देखी, बिल्कुल ऐसा ही। VCR भी देखे, अब लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। ऐसा ही है। तो अपने नैरेटिव को और अपने अलूम को ज़िंदा रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस 14 अगस्त को एक दूसरे से अहद करें। उस्ताद साहब बैठे, इनसे गुजारिश है, देखिए जो इनके घराने के पास इल्म है वो है नहीं किसी के पास, लेकिन उसकी किसी ने नोटेशन नहीं बनाई। तो ये ना हो कि जो सीना बसीना अलूम है और वो अलूम जो लाइब्रेरीज़ में गर्द खा रहे हैं वो नए दौर की लाइब्रेरीज़ में शामिल ना हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल एंड आई टोटली एग्री। और इसमें फिर तरबियत में घर का माहौल, माशरा, हम सब इनफरादी सतह पे जिम्मेदार हैं कि बच्चों की तरबियत में ये तमाम चीज़ें भी करें। और ये बड़ा, मैडम ने टेप का खासा बड़ा आसानी अब तो ज़्यादा नहीं होगी, वरना तो 12 गाने होते थे एक साइड पे, कितने कितने सर गाने होते थे, टेप अटक अगर जाती थी, ओए होए होए होए। उससे पहले वो तवा होता था उसको ना जिसपे वो सुई अड़ जाती थी, फिर अड़ी रहती थी। तो जिस दौर में तो PTV आया उस दौर में तो टीवी का होना बजाते खुद ही एक बहुत बड़ी बात होती थी। मोहल्लों में या स्ट्रीट्स में या इलाकों में कोई एक ही टीवी हुआ करता था, एक आधा, और दरवाजे खुले हुआ करते। तो शुरू में तो ट्रांसमिशन भी एक महदूद वक्त तक हुआ करती थी PTV की। ये जो जिस हॉल में हम बैठे हैं इसके ऊपर कंट्रोल रूम और एडिटिंग स्वीट्स हैं, तो वो मुझे याद है टेपें जो थी ना वो एक एक मन की टेप होती थी जिस पे हम एडिट करते थे। तो इंजीनियर और प्रोड्यूसर्स को मिल के जोर लगाना पड़ता था स्पूल को मूव करने के लिए। सो वहाँ से हम आज आ गए हैं मतलब USB और स्मार्टफोन के ऊपर। बिल्कुल। सो इट्स ह्यूज प्रोग्रेस। लेकिन ये है कि जो बात जैसे आपने कहा किताब का जो लम्स है, किताब की जो खुशबू है वो आपको AI के ज़रिए या ये जो डिजिटल लाइब्रेरी के ज़रिए नहीं मिलती। सो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि अपना हेरिटेज जो है उसको हम साथ लेके चले। मसलन मैं आपको बताऊं कि आजकल मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो पंजाब फिल्म फंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है। उन्होंने पंजाब में फिल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए, तो हम अजोका प्रोडक्शन की तरफ से एक फिल्म बना रहे हैं। एक थिएटर आइकॉन होती थी रूरल थिएटर की, बाली जट्टी। यस बिल्कुल। तो बहुत कम लोग जानते हैं ये आलम लोहार, इनायत हुसैन भट्टी, आशिक जाट, तुफैल नियाजी के साथ बाली जट्टी का एक फर्स्ट फीमेल ओनर ऑफ ए थिएटर कंपनी। तो बहुत कम उनके बारे में रिसर्च मिल रही है, हालांकि शी लिव्ड अप टू द 90s। ऐसा ही है। तो उस पर हम रिसर्च करके उसको रिवाइव कर रहे हैं, वो गोल्डन ईरा ऑफ पंजाबी थिएटर सेलिब्रेटिंग पंजाबी कल्चर। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक लाइव थिएटर है या उस किताब का टच है या टीचर के साथ एक ह्यूमन इंटरेक्शन है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं। ऐसा है। और ख़वातीनो से ये बड़ा पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन है पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से जब बात की जाए तो एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ेरे निगरानी, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स द पाकिस्तानी सिनेमा। यानी पाकिस्तानी सिनेमा को प्रमोट करने के लिए ये ऑल द वेरी बेस्ट सर। सर ये भी बात करते हुए और इस हवाले से भी और आप सब से भी ऑब्वियसली एज अ व्यूअर भी, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की कंट्रीब्यूशन हर एक मौके पे अपनी नाजरीन की पसंदीदगी को और मौके की मुनासबत से प्रोग्रामिंग, मिसाल के तौर पे अगर 14 अगस्त है तो 14 अगस्त की प्रोग्रामिंग, ईद है तो ईद की, कश्मीरी बहन भाइयों के लिए भी जो प्रोग्रामिंग की गई, उनके हक के लिए जो आवाज़ बुलंद की गई और खसूसी प्लेस जो दिखाए गए। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं एक तो खुद कश्मीरी हूँ। आई वॉज बॉर्न इन द ऑक्यूपाइड कश्मीर वैली। तो और जो पहला एक मिनी सीरियल 2 हुए थे जब कश्मीर में एक आज़ादी की स्ट्रगल तेज़ी पकड़ रही थी लेट 80s में, तो विसाल के नाम पे मैंने एक मिनी सीरियल PTV पे किया जिसकी शूटिंग हमने जाके फिर आज़ाद कश्मीर में की और वहाँ पर हमने छोटा सा मिनी ऑक्यूपाइड कश्मीर बनाया पूरा दिखाने के लिए वहाँ का माहौल। उसके बाद फिर हज़रत बल का मुहासरा हुआ था
جہاں پر انڈین آرمی نے انسرکل کر لیا تھا حضرت بل کی شرائن کو، اس کے اوپر ایک سیریل تھا محاصرہ، اس کے نام سے کیا. اس کے بعد پھر ڈاکومنٹریز بنائیں. تو اس کے علاوہ کشمیری گیتوں پہ پروگرام کیے. یہ تو میری پرسنل کنٹریبیوشن تھی. لیکن اس زمانے میں جب بھی یوم کشمیر ہو یا کوئی ایسا اہم دن ہو، اس میں ہم ان کی یاد مناتے تھے. اور آئی کین ٹیل یو فرام مائی پرسنل پوائنٹ آف ویو بیکاز آئی اسٹل ہیو فیملی اوور دیئر کہ وہ بڑے خشوع و خضوع سے اور پیار سے پی ٹی وی دیکھتے تھے، اور ایک ایک چیز رجسٹر ہوتی تھی جو بھی ہم پروگرام کرتے تھے. تو بڑی ریچ تھی پی ٹی وی کی، اور اس کے لیے بوسٹر اسٹیشنز بھی لگائے گئے تھے، اور پھر بعد میں سیٹلائٹ سے بھی ایکسیس ہو گئی تھی کہ پاکستانی جو ٹیلی ویژن پروڈکشن تھیں جو کشمیر میں آکوپائڈ کشمیر میں دیکھی جاتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی کاز کے لیے بھی پی ٹی وی کا اور ریڈیو پاکستان کا بہت کنٹریبیوشن. بالکل میڈم، پی ٹی وی کی پروگرامنگ کے ہی بارے میں بات کرتے ہوئے بالخصوص جیسے کشمیر کے حوالے سے جتنے بھی موقع کی مناسبت سے پروگرامنگ کا جو انعقاد کیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نے. میں ابھی خان صاحب سے یہی بات کر رہی تھی بریک میں، جب انہوں نے چاند میری زمین پھول میرا وطن سنایا، کہ جو بات میں نے آغاز میں کی تھی کہ ہمارا بچپن وہ تھا کہ ہمیں گھٹی میں وطن کی محبت پلائی گئی، تو اس میں ان نغموں کا بھی بہت زیادہ ہاتھ. ایسا ہی ہے. اور کیا خوبصورت شاعری ہے ابھی جو ہم سن رہے تھے اس نغمے کی. تو اس میں پاکستان ٹیلی ویژن کا جو کردار رہا ہے وہ ناقابل فراموش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بے شمار چینلز موجود ہیں، بے شمار ٹی وی موجود ہیں، لیکن اس زمانے میں جیسے ابھی جنجال پورہ کی بات ہو رہی تھی کہ ایک خاص وقت تک خواتین خانہ اپنے سارے کام مکمل کر لیتی تھیں گھروں کے اندر، کھانا پکا کے کھلا کے کہ اتنے بجے فلاں ڈرامہ آنا ہے. 8 بجے اس وقت آیا کرتا تھا، 9 بجے خبرنامہ. تو وہ 8 سے 9 کا وقت سارے اہل خانہ کا ہوتا تھا. ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد بچے اور خواتین اٹھ جاتے تھے اور خبرنامہ پھر مرد بیٹھ کے سنتے تھے. ایسا ہی ہے. تو میرے گھر میں تو میں نے بچپن میں یہ ماحول دیکھا. اور خبرنامہ رات کا قطع کلامی کی 9 بجے کا ہوتا تھا، اس کے بعد لگتا تھا 12 بج گئے ہیں. وہ ہمارے سونے کا الارم ہوتا سونے کا تھا وقت کہ بھئی بچوں نے صبح اسکول جانا تو سو جاؤ، 9 بجے کا خبرنامہ آگے عشرت آپا نے سنا دیا بھی خبرنامہ. جو خبر آ جاتی تھی خبرنامے پہ وہ حرف آخر ہوتی حرف تھی. آخر. بالکل بالکل No fake news. بالکل ایسا ہی. At least that's how people thought and perceived until date as well. سر پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے تو نیوز کے حوالے سے بھی جو کہا، ایک ایک لفظ خبرنامے کا بھی ایک ایک لفظ جو ہے وہ میجرڈ ہوتا تھا. جو خبرنامہ پڑھنے والے یا خبرنامہ بنانے والے، ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ ایسے غیر ذمہ دارانہ کوئی بات کر سکے. ایک لفظ کی زیر زبر پیش کی غلطی نہیں ہو سکتی تھی. ایکسپریشنز ایسے ہوتے تھے کہ بندہ جو ہے وہ ایکچولی یعنی اس جو جیسی خبر ہوتی تھی ویسے ہی ایکسپریشنز. جی بالکل. زبان و بیان کا استعمال ہم نے پی ٹی وی سے سیکھا، جہاں ہم نے طارق عزیز صاحب کا نیلام گھر کے نام سے چلتا تھا ہمارے بچپن میں. اتنا اچھا ان کا تلفظ تھا کہ ہمیں ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ آپ وہ پروگرام ضرور دیکھا کریں، کیونکہ ہم بیت بازی میں حصہ لیتے تھے کہ اشعار بھی پڑھنے کا انداز ان کا سنیں اور کس طرح وہ لفظ کو ادا کرتے ہیں وہ بھی سنیں. ایسا ہی ہے. آپ کو تو اتفاق نہیں ہوا ایز این آڈینس جانے کا میڈم؟ ایز آڈین تو ہم گئے اسکول کالج کی طرف سے، لیکن الحمدللہ مجھے یہ احساس بھی حاصل ہوا کہ میں بطور وہ جو بیت بازی کا مقابلہ ہوتا تھا تو اس میں بطور منصف بھی میں نے میڈم جیتی کہ نہیں انعام؟ نہیں بطور منصف. اچھا بچی اوکے. وہ ساری کاؤنٹ کر کے رزلٹ ان کے حوالے کر کے تو پھر وہ جو 3 ججز ہوتے تھے تو ان سے وہ کلام سنتے تھے. بالکل ٹھیک. تو وہ کسی انعام سے کم ہے کیا؟ بلکہ اتنا بڑا انعام، سب سے بڑا انعام ہی ہے. مجھے الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب وہ طارق عزیز شو ہو چکا تھا تو اس وقت میں نے بطور جج بھی اس میں شرکت. ویری خان صاحب، طارق عزیز شو میں اتفاق ہوا آپ کا جانے کا پہلی بار جو تھا؟ ہاں جی بالکل. بتائیے نا. پہلی بار ہم نے کراچی پی ٹی وی سے اسد نے اور میں نے عمرہ لنگیا بابا بار جو تھا نا، ہم نے دونوں نے گایا تھا. اوکے. تو بتائیے وہ تجربہ. بلکہ وہ بہت اچھا، زبردست، بلکہ بہت مشہور ہو گیا تھا نا وہ گیت جو عمرہ لنگیا بابا بار. بعد میں پھر اسد اکیلا گانے لگ گیا، میرا اپنا ہٹ ہو گیا میں نے تیرے جیسا ہونا، تو وہ پھر وہ نام لگ گئے الگ الگ. لیکن پی ٹی وی میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں، خدا جانتا ہے، یہ نہیں کہ میں
यहाँ बैठा हूँ तो ये बात करता हूँ, जो बात सच है। मैं फनकार ही PTV का हूँ। वाह वाह वाह। मेरी शोहरत ही PTV से हुई है, ना मेरी फिल्म से हुई है, ना मेरी वॉल्यूम से, किसी कैसेट से या किसी और। PTV में मैंने इतना काम किया है कि अल्लाह जानता है मुझे, मैं इतना खुश हूँ इस बात से। पैसे हमें जैसे भी मिलते थे, हमने कभी नहीं परवाह की, ठीक है, लेकिन जो मुझे शोहरत मिली, जो मुझे इज्जत मिली, वो PTV से मिली है। मैं सारी जिंदगी याद रखूँगा। ये देखिए, ये बात हुई ना। वैसे PTV ने तो आपको एज अ हीरो भी ऑफर किया था, वो आप ही थे, तानसेन ड्रामे के हीरो बन रहे थे। ज़ेबा आपा थी साथ, ज़ेबा बख्तियार। हाँ जी, वो जो तानसेन ड्रामा, कितनी गलत बात है। ख़ाजा नजम साहब की। हाँ, सब कर ही लेते हैं एक्टिंग। आसिफ रज़ा मीर साहब ने फिर किया ना तानसेन का कैरेक्टर। उनको मैं बाहर चला गया था साउथ अफ्रीका, और लेट हो गया मेरा वहाँ से। बिल्कुल। तो लेकिन फिर मैंने वापसी में गाने, म्यूजिक सारा उन्होंने रोक लिया था, वो सारे गाने मैंने गाए थे। बिल्कुल। हाँ, इसमें तो खैर। मैडम, ऑब्वियसली आप मौसीकी का बड़े खूबसूरत अंदाज से ज़ौक़ रखती हैं, और फिर खान साहब के ख़ानदान की बात करते हैं, और फिर रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने बिलखसूस मौसीकी के हवाले से जो प्रोग्रामिंग की, उसमें फिर हर जॉनरा, मिली नगमों की भी बिलखसूस बात करें। आई थिंक इसमें जो PTV की कंट्रीब्यूशन है वो, और रेडियो पाकिस्तान की, अगर, और इसमें आप शुरू कहाँ से करें? उस टाइम से जब नूरजहां साहिबा जो हैं बाहर बैठ के ऊपर से बम गिर रहे हैं और पुत्र हटाते नहीं विकते रिकॉर्ड करवा रही हैं, तो हमारे कौमी जज्बे में तो ये नगमे कम से कम हमारी जो नस्ल है उसके अंदर कूट कूट के भरे थे, और वाकई आजकल मिस करते हैं कि उस मयार के गाने हैं नहीं। फिर PTV पे ऐसे ही कोई नहीं गा सकता था, बहुत बड़े बड़े असातिज़ा जो हैं, और एक उनका क्यूरेशन प्रोसेस था। अभी तो अनफॉर्चुनेटली ये हो चुका है कि जिसके हाथ में माइक है वो सिंगर बन सकता है, लेकिन पुराने ज़माने में जब तक, यानी पुराना ही है हम लोगों के ज़माने का, उस वक्त आपको ये पता था कि अगर ये फनकार PTV पे गा रहा है तो ये टॉप का है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक पूरे कट से गुजरा है। पटियाला घराने की बात करें तो ये तो हमारे मुल्क का मेरे ख्याल में कोहे नूर है, इसलिए क्योंकि इन्होंने जिस तरह मौसीकी को ज़िंदा रखा, और उस्ताद साहब उसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं। बहुत से फ़नकार जो हैं वो चकाचौंध में घिर जाते हैं, और वो असल खालिस फ़न से हिल के तो जैसे हीरो बन जाते, ऐसा नहीं किया कभी। उस्ताद साहब के काम में जो चीज़ मुझे इंस्पायर करती है वो ये है कि इन्होंने कभी भी पटियाला घराना की किसी रफिश की नफ़ी नहीं की, कभी कोई पॉपुलिस्ट गाना नहीं गाया, और इन्होंने अपने जॉनरे में रहते हुए क्लासिकल मौसीकी को पाकिस्तान में ज़िंदा रखा है। बिल्कुल। तो और PTV के अंदर ये है कि अगर आप गिनना शुरू करें, फोक में शौकत अली साहब, अताउल्ला ईसा खिलवी साहब, ठीक है, नूरजहां साहिबा ने इधर गाई गज़लें, बड़े बड़े असातिज़ा ने यहाँ पर जो है हर तरह का गाना गाया, और उन्होंने ये नहीं किया कि किसी एक को इग्नोर किया। सच बात तो यह है कि इवन जो पॉप का जॉनरा है वो 90s की दहाई में PTV पे ही इंट्रोड्यूस हुआ, दिल दिल पाकिस्तान से। तो PTV आई विश कि दोबारा उस नहज पे पहुँच सके। सर पहले बात कर रहे थे ड्रामों की, जो क्वालिटी ड्रामे की PTV की थी वो आज नहीं है। आज आप एक कोठी लेते हैं, उसी के अंदर जब आपने कोठी में ड्रामा बनाना है, बात कर रहे थे शाहिद साहब कश्मीर जाके ड्रामा बनाया, आज उस मयार के ड्रामे हैं ही नहीं। विद लिमिटेड रिसोर्सेज, उस वक्त तो वसाइल भी नहीं थे, लेकिन लोग कमिटेड थे, पढ़े लिखे लोग, उस और पैसे से शायद उनको उस तरह लगाव नहीं था। दे वर ट्रूली गिविंग बैक टू द नेशन। अब अगर आप एक कोठी के अंदर ड्रामा बनाएंगे तो मौज़ूआत ही बाय डेफिनेशन एक लिमिट हो चुके हैं, वो सास बहू के मसाइल के ऊपर, धोखे के ऊपर, झूठ के ऊपर। क्या कमाल का अशफाक अहमद साहब लिखते थे, बानो कुदसिया साहिबा लिखती थी, हसीना मोइन लिखती थी, फातिमा सुरैया बजिया लिखती थी। आपको समझ नहीं आता था कि किस, और इवन पॉपुलिस्ट अंधेरा उजाला हुआ करता था, वो कॉमेडी के अंदर 50-50 होता था। 50-50 आप देखें, शोएब मंसूर साहब और उनकी टीम, सर किस दौर में ये लिखा गया, पेश किया गया, और हर दौर में रेलेवेंट है। अलिफ नून का नाम नहीं भूलना चाहिए कि हर तरह की, मोइन अख्तर साहब का शो था। वाह वाह। तो अगर आप गौर करें तो PTV ने इस मुल्क को असल स्टार्स दिए जिनकी लेगेसी हमेशा लास्ट करेगी। जो आजकल के माफ़ी के साथ कागज़ी किस्म के हीरो और हीरोइंस आती हैं जाती हैं, मौज़ूआत में कुछ भी नहीं है, सोच में ही गहराई नहीं है। बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रत, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क तो एक मदर इंस्टीट्यूट, और जिन जिन ने PTV की और रेडियो पाकिस्तान से तरबियत हासिल की है, वो प्राइवेट चैनल्स पे भी वो काम और मेयार ज़रूर नज़र आता है। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, हमने मिली नगमे की तरफ भी बढ़ना है। सर वैसे आपको भी ऑफ़र तो आई होगी एक्टिंग की, दिल तो किया होगा, यू माशाल्लाह हैंडसम एंड गुड लुकिंग, ऐसा कैसे हो सकता है?
नहीं, ऑफर आई? आपने माजी का सीखा क्यों इस्तेमाल किया? वो खान साहब के मेरा ये होता था कि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, हाँ। कोई एक्टर बीमार हो जाए या कोई ऐसी और मजबूरी हो जाए तो छोटा मोटा कैमियो रोल मैं करता रहा हूँ। ठीक है। जैसे उड़ान मेरा एक सीरियल था जो कुछ 4 बर्रे आज़मों में हमने शूट किया था PIA के ताउन से, तो उसमें अब टिकट की मजबूरी थी तो एक रोल था एक बाप का जो अपने बेटे को ले जा रहा है उसका इलाज के लिए, तो वो फिर आखिरी वक्त पे बाप मुझे ही बनना पड़ा। इत्तेफाक से जो बच्चे का रोल कर रहा था 6 साल का, वो मेरा अपना ही बेटा था। अरे निर्वाण? हाँ, निर्वाण ही था जी। ओके, ओके। तो ये है कि इस तरह से कभी कभार मजबूरी के आलम में कर दिया, लेकिन ज़्यादा मज़ा कैमरे के पीछे या स्टेज के पीछे ही। हालांकि वैसे यूर हीरो मटेरियल, फिल्म्स भी ऑफर हुई होंगी, वैसे नहीं हुई, इस पे हम सवालिया निशान डालते हुए ताकि हम ब्रेक के बाद इस पे डिस्कशन जरूर करेंगे। ख़वातीनों साथ बातचीत का सिलसिला जारी। हमारे साथ खान साहब मौजूद हैं। खान साहब की आवाज़ में खूबसूरत सा मिली नगमा अपने वतन के साथ मोहब्बत का अपने ख़ास अंदाज से इजहार करते हुए आ जाएगा। बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग। अल्हम्दुलिल्लाह आप लाहौर सेंटर से देख रहे हैं PTV होम पे, और किचन सेगमेंट में फाइनली वो लम्हात आ चुके हैं, टैं टैं, जब खाना तैयार हो चुका है। लेकिन खाना वहाँ से वहाँ तक कब पहुँच रहा है ये अभी थोड़ी देर में बताएंगे। शेफ़ नाजिश मौजूद है, और ब्रेक के बाद वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार पुलाव की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? हाँ, बहुत अच्छी। और बल्कि खान साहब आपका भी माइक ऑन है, शाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सबाज जी भी। खान साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि चावल नहीं पहुंच रहे आप तक? हाँ, सिर्फ खुशबू का जिक्र हो। अच्छा, ये मैं ज़रूर बताते हुए, हमीदा मैडम भी मौजूद है। खान साहब के घर की जो दावतें हैं ना, वो बिलखसूस और पकवान वो बड़े मशहूर हैं। खान साहब को बड़ा खाने का और एहतमाम करने का शौक है माशाल्लाह से, ये भी बड़ी खुशकिस्मती है। अच्छा जी, हर घर में चावल तो बनते हैं, हाँ। कोई ख़ास चीज़ बता दो जल्दी से इसके बारे में। अच्छा, ये मैंने यखनी पुलाव बनाया, और सुंदर सी यखनी पुलाव के लिए ना इसकी सिर्फ यखनी बहुत अच्छी तरह निकालनी होती है। और यखनी निकालने का तरीका ये है कि आपने 1 चम्मच देसी घी लिया, आपने जिस में बर्तन में आपने यखनी बनानी है, आपने उसके अंदर उसको डाला, उसके अंदर आपने दादर करके छिलके समेत लहसुन और अदरक, ठीक है, चट्टू में 2 दफ़ा उसको लगा के, ठीक है, तो आपने उसके अंदर उसको सौते किया। उसके बाद जो मीट की, जिस मीट की आपने यखनी निकालनी, लाइक अगर मटन है, मटन की हड्डियाँ आपने उसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह भूना। भूनने के बाद आपने उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर साबुत गरम मसाले डालने, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, और दालचीनी, सौंफ, इलायची, मोटी वाली और छोटी वाली दोनों, ठीक है, और बादियन खताई का जो फूल होता है, स्टार, वो डाल के आप उसको बंद कर दें। अच्छा, इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपने इसको 1-1.5 घंटा इसकी यखनी निकालनी है। जब आपने चूल्हे पे रखा ना, पहली सीटी जब होती है, ठीक है, जब वो सीटी चलना शुरू हो जाती है तो आप आंच स्लो कर दें, उससे स्लो हीट पे पकाएं। वो तकरीबन 1-1.5 घंटा पकाएंगे तो उसकी हड्डियों में जितना जू होगा वो सब निकल आएगा। ठीक है, उस वजह से फिर हमारा जो पुलाव बनता है ना, वो हाथों में चिपकने वाला और हाथों से खाने का जो मजा आता है। हाँ, बिल्कुल सही जी। अच्छा, हम अक्सर बोन ब्रॉथ की बात करते हैं, एंड कई लोग कहते हैं कि जी गर्मियां हैं तो हमारा दिल नहीं चाह रहा सूप पीने का, इज इन बोन ब्रॉथ। और बोन ब्रॉथ का मैं फिर से बताती चलूँ सुंदर, कि इट कैन बी मटन, इट कैन बी देसी चिकन, और इट कैन बी बीफ, लेकिन उसको आपने तकरीबन 9 से 10 घंटे तक पकाना है, फिर बोन ब्रॉथ निकलती है। जो जेल की बात कर रही हैं हाथ चिपकनी, दैट्स एक्चुअली द जेलेटिन विच कम्स आउट ऑफ द बोन्स, जो कि आपकी रिपेयर में, सेल्यूलर रिपेयर में मदद करता है, और ये हाई इन प्रोटीन होती है। सो आप ये कर सकते हैं कि आप उसके अंदर चावल डाल के पुलाव बना लें, या आप होल व्हीट नूडल्स बना सकते हैं, बट दिस इज बेस्ट क्योंकि इसके साथ चिकन भी उन्होंने, गोश्त भी शामिल कर दिया। देन शी इज मेड सैलेड विद इट, जिसमें उन्होंने सब्जी डाल दी है, तो उन्होंने सब्जी की कमी दोनों लेफ्ट राइट पे पूरी कर दी है। मैं ये कहने लगी थी आलू किधर है इस चावल में। हाँ, तो मुझे पहले ही पता था, मुझे आलू की आवाज आ रही थी इनके यहाँ से। नहीं, लेकिन दैट इज गुड, रायता भी है, दैट्स वेरी गुड जी। अच्छा जी, और कुछ ऐड करना चाहेंगी? बस जी, बिल्कुल यही कि दिस इज अ वेरी हेल्दी मील, और प्लीज इसके साथ फिर सब सालन और शोरबे ना करें, बस इसको प्लीज ऐसे ही खा लें। बिल्कुल सही, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। और जरा सर्व भी हमने अपने मौजूद मेहमानों को करना है। ख़वातीनों साथ हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और वक्त का यकीन जाने बिल्कुल नहीं पता चल रहा, चूँकि ये लास्ट सेगमेंट है तो गुफ्तगू जो है उसको इख्तिताम की तरफ भी लाना है। लेकिन वो सवाल सर मुझे याद है, सर फिल्म्स की ऑफर आई होगी, ये मत कहिएगा कि नहीं आई, ये शौक तो हुआ होगा। असल में यकीनन एज ए स्टूडेंट मुझे ऑफर आई थी, हाँ। और उसके बाद भी मौके मिले, लेकिन मैं एक्चुअली आई वाज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तो मैं वो दुनिया के बड़े स्टेज पे अदाकारी में मसरूफ़ था,
वर्ल्ड रेवोल्यूशन और चेंजिंग सोसाइटी, तो बड़े बड़े स्टेजेस होते थे, जैसे मॉल रोड है और जो चेरिंग क्रॉस है जहाँ पर हम अदाकारी करते थे, तो इसलिए वो उस तरफ ध्यान नहीं गया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी सलमान पीरज़ादा की मेला, ठीक, तो उसमें उन्होंने, लंदन में मैं उन ज़माने में था तो वो एडिटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम टेलीविज़न में स्क्रीन पे नहीं लेकिन यहाँ का जो हॉल है वहाँ पर यूनियन में बड़ी तकरीरें करते थे, तो मुझे एक ट्रेड यूनियनिस्ट लीडर का एक सीन शूट करना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो वहाँ जाके फिर लंदन के कॉवेंट गार्डन में वो मैंने एक सीन रिकॉर्ड कराया, तो वो मौजूद है उसमें, और इसी तरह से छोटे मोटे और स्निपेट्स हैं सही इधर उधर। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको और इतनी जिम्मेदारियां दी हुई थी और उनको बड़ी खुश असलूबी के साथ आपने निभाया माशाल्लाह। ये तो ऑन अ लाइटर नोट था ना, इतनी इजाजत तो है आपसे सवाल करने की। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, सबात जी से भी ज़रूर सवाल करते हुए, मैडम हम जिस तरह ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, हम किताब से दोस्ती के ताल्लुक को मजबूत करने की बात कर रहे हैं या बहाल करने की बात करें। करिकुलम की तो किताबें हैं ही, लेकिन उसके अलावा बुक रीडिंग का शऊर बेदार करना और बुक रीडिंग से मोहब्बत को उजागर करना, वो कैसे किया जा सकता है? सुंदर, इसमें 2-3 बातें हैं। ये पूरे माशरे की ज़िम्मेदारी है, सोसाइटी के हर शख्स को। करिकुलम के अंदर भी अगर आप बाहर के करिकुलम को देखिए तो एक आपकी रीडिंग है जो कि करिकुलम के अंदर है, उसके अलावा रिक्वायर्ड रीडिंग होती है, उसमें ऑप्शंस होती है लेकिन स्टूडेंट्स ने वो पढ़नी होती है। और उसके उन्होंने रीडिंग रूब्रिक बनाए होते हैं कि इसमें कितनी बायोग्राफी होगी, कितनी फिक्शन होगी, कितनी शायरी होगी, कितनी करंट अफेयर्स। तो इस तरह से सोसाइटी में इनकलकेट किया जाता है। आप बाहर जाइए समर में तो ख़ास तौर पे आप किसी पार्क में जाएं, लोग किताब पढ़ रहे होते हैं। अग्रीड। पाकिस्तान में आप नहीं देखते कि लोग किताब उनके हाथ ही में नहीं होती। अक्सर लोग वॉक कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं तो किताब पढ़ रहे हैं, कोई सेल फोन से नहीं पढ़ रहा, सब लोग किताब पढ़ते हैं। और इसमें कुछ जो सोसाइटी के लोग हैं जिनको सेलिब्रिटी कहा जाए, किसी भी शोबे से वाबस्ता हों, शोबे और अदरवाइज, उनका भी रोल होता है। जैसे ओबामा हर साल अपनी समर की रीडिंग लिस्ट, और लोग वेट करते हैं, वो अनाउंस होती है, उसकी न्यूज़ होती है कि ओबामा इस समर ये कुतुब पढ़ने वाले हैं। बिल क्लिंटन की, वॉरेन बफेट की, बिल गेट्स की, तो ये नहीं कि सिर्फ सियासी लोग, ओपरा विनफ्री, तो वहाँ पे सोसाइटी के हर वॉक के शख्स ने अपनी अपनी रीडिंग लिस्ट बताते हैं, जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। उसकी किताब अनाउंस होती है, इंसान सोचता है ओके मैं भी पढूं। तो उस माशरे में जिसने सपोजिटली AI इन्वेंट किया है, ये सेल फोन इन्वेंट किया है, वहाँ पर बच्चों के, बूढ़ों के, जवानों के हाथ में कुतुब नज़र आती हैं। हमारे यहाँ ये शऊर बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आई थिंक इसमें हमें बहैसियत मुआशरा कुछ ऐसे जो है रिवायात डालनी चाहिए कि हमारे यहाँ भी मुताले का शौक़ जो है दोबारा बेदार हो जाए। हम भी पार्क में जाएं तो देखें कि लोग बैठे कोई किताब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, कोई मुशायरों की रिवायत, कोई क्लासिकल म्यूज़िक की रिवायत। इससे माशरे में जो नरमी आती है और इससे माशरे में जो रवादारी और बर्दाश्त पैदा होती है, उससे एक महज़ब माशरा जो है वो तश्कील पाता है। बिल्कुल, और आपने बड़ी उम्दा बात मैडम की है। और अगर ख़वातीन हज़रात, दुनिया के कामयाब तरीन लोग जो किसी भी शोबे से वाबस्ता हों, बुक रीडिंग साल में, जिस तरह मैडम कह रही है, पूरी लिस्ट, और वो सिर्फ उनके शोबे की हद तक नहीं है। यानी अगर आपका ताल्लुक साइंस से है तो सिर्फ साइंस के शोबे से वाबस्ता आपने मौज़ूआत पे किताबें नहीं पढ़नी। बुक रीडिंग बजाते खुद एक शौक़ के तौर पे, हॉबी के तौर पे अगर आप किताब से इश्क कर लेना, तो मैं हमेशा कहती हूँ किताब वफ़ा निभाने वालों में से है। तो ये अगर हम समझ जाएं और बच्चों को समझा दें तो ज़िंदगी बड़ी आसान गुजर जाए। मैडम, आपका तो नौजवान नस्ल से भी ताल्लुक़ ऐसा है, एंड ऑब्वियसली यू बीइंग अ टीचर एज़ वेल, लेकिन आज आपकी मौजूदगी में चंद अशार जो आप अपने ख़ास अंदाज से पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करेंगी। जी, जैसे अभी मैडम ने बात की कि जो जहाँ जिस शोबे में है वो नौजवान नस्ल की मुस्बत पॉजिटिव जहन साजी का काम कर सकता है। तो बतौर शायरा मैंने भी हमेशा कोशिश की है कि ख़ास तौर पर जहाँ सामने सामईन में नौजवान नस्ल मौजूद हो, तो कोई ना कोई बात ऐसी की जाए कि जो वो अपने साथ लेकर जाएं और उनके जहन में ज़िंदा रहे। तो चंद अशार पेश करती हूँ। गज़ल के अशार हैं, पहले मैंने नज़्म पेश की थी, ये गज़ल के अशार हैं कि उगते हुए न रौंद लगे मत ख़राब कर, उगते हुए न रौंद
लगे मत खराब कर, तू जर्द है तो सबके हरे मत खराब कर, तू जर्द है तो सबके हरे मत खराब कर, और छूने के भी उसूल हैं हर शाख को न छू, छूने के भी उसूल हैं हर शाख को न छू, छिदरे तो मुंतजिर हैं घने मत खराब कर। वाह, बहुत शुक्रिया। जो फितरतन खराब हैं उनका तो हल नहीं, जो फितरतन खराब हैं उनका तो हल नहीं, जो ठीक मिल गए हैं तुझे मत खराब कर, वाह, जो ठीक मिल गए हैं तुझे मत खराब कर, तेरे खराब करदा बहुत हैं दिले खराब, तेरे खराब करदा बहुत हैं दिले खराब, इतना भला तो कर के भले मत खराब कर, वाह, वाह, इतना भला तो कर के भले मत खराब कर, और बेलम्स फलते फूलते खुदरों को मत उखेड़, बेलम्स फलते फूलते खुदरों को मत उखेड़, जो बात खुद बखुद ही बने मत खराब कर, अब सिलवटों समेत पहन या समेट दे, अब सिलवटों समेत पहन या समेट दे, तुझसे कहा भी था कि मुझे मत खराब कर, तुझसे कहा भी था कि मुझे मत खराब कर, इतना न कर दराज खराबी का सिलसिला, इतना न कर दराज खराबी का सिलसिला, एक शय को दूसरी के लिए मत खराब कर, एक शय को दूसरी के लिए मत खराब कर, वो खुद खराब करने पे करता है मुश्ताइल, जो रोज बार बार कहे मत खराब कर, उगते हुए न रौंद लगे मत खराब कर, तू जर्द है तो सबके हरे मत खराब कर। वाह, बहुत क्या कहने, क्या कहने। खान साहब, मैं जब ये अभी पेश कर रही थी मैडम, मैं सोच रही थी इसको गज़ल की सूरत में अगर तश्कील दिया जाए तो क्या उम्दा गज़ल, और अगर आप इसको पेश करें मैडम। बेशक ऐसा है, मैं बहुत तो अच्छी, उसके बहुत शहर में थी, खूबसूरत। क्या उम्दा शायरी, क्या उम्दा शायरी। और आपको शिकायत थी कि गज़ल नहीं लिखी जा रही, तो सबूत सामने है, गज़ल जिंदा है। अभी बात हो रही थी अच्छा, खान साहब से। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बिल्कुल सही। खान साहब, आपकी भी हम जब कंट्रीब्यूशन की सर बात करते हैं, चाहे मिली नगमों की सूरत में बात हो, क्लासिकल मौसीकी की बात हो, क्लासिकल गज़ल गायकी की बात हो, सर न जाने कितने, और मैंने आपका भी जो मुतालिया है, यानी जो रिसर्च है, आपकी एक किताब है और चंद की पता नहीं कितनी किताबें होंगी, उसमें कितनी ऐसे शाहकार हैं जो हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। मेरी काफ़ी चीज़ें बल्कि पीटीवी से मशहूर हुई। हाँ। दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, अल्लामा इकबाल साहब की गज़ल। फिर दिल सोच से खाली है नीगे पाक नहीं है। फिर मेरी एक गज़ल यहाँ से हिट हुई थी अमजद इस्लाम अमजद साहब की, गुजर गया जो ज़माना उसे भुला ही दो, वाह वाह वाह, जो नक्श बन नहीं सकता उसे मिटा ही दो, फिर उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे। मेरी काफ़ी गज़लें फिर भैया की मैंने गाई, ऐसा ही बहुत चली। बिल्कुल ऐसा ही है माशाल्लाह से। और पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं ना, तो खास साहब का जिक्र मैं हमेशा करती हूँ। ये तो एक ऐसी बात है, और ये भी तरबियत पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की। सर जीते रहिए, खुश रहिए। और मैं इसी के साथ गो के बिल्कुल कतन दिल नहीं है, हमारे सीनियर्स हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सब वक्त का तकाजा है आपका शुक्रिया अदा करते हुए। थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड। बिल्कुल वी डिड। और यौम आज़ादी मुबारक हो। कोई मैसेज देना चाहें मुख्तसरन सर? मैं समझता हूँ कि ये वाला यौम आज़ादी जो आ रहा है, ये पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो एक हैसियत मानी गई है, उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ आवर लीडरशिप एंड प्राउड ऑफ आवर कंट्री फॉर द न्यू स्टेटस इट हैज़ गेन्ड। सो सबको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मैडम थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड मैडम। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कुछ मैसेज मुख्तसरन देना चाहें? जी एक जुमला ही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान के लिए जो शख्स जहाँ पर है, जिस मैदान में है, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर अदा करता है तो पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। बेशक। थैंक यू सो मच। सबाजी मैडम, थैंक यू सो मच।
मुख्तसरन पैगाम देते हैं। इतने बड़े बड़े लोगों के पैगाम के बाद मेरे पैगाम की कोई ज़्यादा हैसियत नहीं है, मगर क्योंकि अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ इस मुल्क के, तो उनसे ये गुजारिश है कि क्योंकि आज बात किताबों की हो रही है, तो इस यौम आज़ादी पे अगर सब लोग जो हैं ये अहद करें कि हम लोग किताब बीनी दोबारा शुरू करेंगे, इसलिए नहीं कि उससे नौकरी मिलनी है, इसलिए क्योंकि आपने शऊर और इरफान का रास्ता जो है उसके पीछे जाना है और इस कौम को शऊर और इरफान की तरफ जाए। अल्लाह का पहला हुक्म ही पढ़ना था, इकरा था ना, बिल्कुल, तो उस हुक्म के लिए चल पड़े सब। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। साहब बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम या आपका पैगाम मिली नगमे की सूरत में होगा? जी मैं तो बस यही कहूँगा कि हम अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत आमीन रखे, सुम आमीन। क्योंकि मैंने तकरीबन सारी दुनिया देखी है अल्लाह की मेहरबानी से। हमारी फ़ौज को सलामत रखे, हमारे हुक्मरानों को सलामत रखे, हमारी आवाम को जो हमारे म्यूज़िक से प्यार करते हैं वो लोग सलामत रहें। जैसे सभा जी म्यूज़िक से बहुत प्यार करती हैं, नदीम साहब, हमीदा मैडम, हमीदा, इतना अच्छा उन्होंने कलाम सुनाया। और बल्कि मुझे खुशी हुई कि हम तो ढूंढते हैं कोई अच्छा कलाम ऐसा ही तो हम गाएं। बिल्कुल, तो जब इसको बना दिया जाएगा तो इंशाल्लाह फिर इधर ही पेश किया जाएगा। नाजिश का भी शुक्रिया अदा करते हुए ख़वातीन हज़रात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये ज़िंदगी है, अपने आज में जीना सीखिए और अपने आज को बेहतर बनाइए। अपने रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ जी। और जाने से पहले खासा और स्टेज और हमारी तालियां आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में।